इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में 3 यूनिट्स पढ़ने हैं, ठीक है। एक तो है प्राइस डिटर्मिनेशन मेनली, तो बाकी जो पहला यूनिट है उसमें हमको अलग अलग मार्केट के टाइप्स और उसके मीनिंग के बारे में बताया है, ठीक है। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 इसमें छोटा है, यूनिट 3 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, बताऊँगा। तो देखो यूनिट 1 में क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले तो मार्केट क्या होता है, ठीक है। तो मार्केट बेसिकली एक ऐसी जगह हो गई जहाँ पे आप गुड्स को क्या करते हो, खरीदते हो या बेचते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं मार्केट। अब गुड्स जो होते हैं, गुड्स दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होते हैं फ्री गुड जैसे हवा, लेकिन दूसरे होते हैं इकोनॉमिक गुड, मतलब जिसकी हम बात करते हैं, जैसे पेन हो गया, शूज़ हो गया, शर्ट हो गया, जो भी आप खरीदते हो सामान बाज़ार में जाके, जिसका बाज़ार होता है ना, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक गुड। अब मार्केट के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मार्केट में हमेशा एक्सचेंज वैल्यू ही सिग्निफिकेंट होती है। एक्सचेंज वैल्यू का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये पेन मैं आपको दे दूंगा 1000 करोड़ रुपए में, ठीक है, क्योंकि इस पेन में मेरे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। इस पेन से मैंने सीए फाइनल का एग्ज़ाम लिखा था और मैं पास हो गया था, तो आपको ये 1000 करोड़ में पेन खरीदना है क्या, तो आप भी मना कर दोगे। तो मेरे सेंटिमेंट की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है। मार्केट सिर्फ एक्सचेंज वैल्यू पर चलता है। चलो ठीक है 100 करोड़ तो 100 करोड़ दे दो, इतना तो सीए बन के कमा लोगे, है ना। लेकिन बाजार इस सेंटिमेंट की वैल्यू नहीं करेगा। बाजार तो इस पेन को क्या लेगा, जो है वैल्यू, मार्केट वैल्यू 10 रुपये लेगा, एक्सचेंज वैल्यू। तो मार्केट के अंदर जो होता है ना, एक्सचेंज वैल्यू चलती है, वो सिग्निफिकेंट होती है, सेंटिमेंटल वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये मेन चीज़ होती है। बाकी मार्केट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये पता होने चाहिए। मार्केट में पहले एलिमेंट्स क्या हैं, देखो बायर और सेलर होते हैं, है ना, मतलब कंज्यूमर होगा बेचने वाला, और खरीदने वाला सेलर होगा बेचने वाला। इसके अलावा मार्केट में होता है प्रोडक्ट या सर्विस, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो। इसके अलावा मार्केट में होती है बार्गेनिंग फॉर प्राइस। कंज्यूमर चाहता है कि मैं सस्ते में खरीदूं और प्रोड्यूसर चाहता है महंगे में बेचूं, तो दोनों के बीच में बार्गेनिंग चलती है प्राइस को लेकर। चौथा एलिमेंट होता है नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन। नॉलेज का मतलब होता है बायर को और सेलर को कई बार नॉलेज होती है प्रोडक्ट की। अब ये आपको पेन है, तो मैंने बोला कि ये 100 करोड़ में खरीद लो, तो आप भी मना कर रहे हो कि नहीं सर, क्योंकि आपको नॉलेज है। ऐसी सेलर को नॉलेज रहती है मार्केट के बारे में, तो ये भी एक एलिमेंट होता है मार्केट का। पांचवा एलिमेंट होता है प्राइस। ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो हमें यूनिट 2 में पढ़ना भी है कि प्राइस को कैसे डिटरमाइन करेंगे हम। तो हर प्रोडक्ट का एक प्राइस होता है, वन प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट का एक प्राइस होता है। बाकी मार्केट जो है वो तरह तरह के होते हैं, बहुत सारे इसके नज़रिए होते हैं मार्केट के। जैसे एक मार्केट होता है जो आपने सर्कुलर फ्लो में सुना होगा, जब हम फैक्टर सर्विसेज खरीदते हैं और बेचते हैं, तो उस मार्केट को बोलते हैं फैक्टर मार्केट। लेकिन जब हम गुड्स और सर्विसेज खरीदते बेचते हैं, तो उस मार्केट को बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट। तो ये मार्केट का मतलब अलग अलग नज़रिया होता है। इसी तरह बहुत सारे अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं मार्केट के। ये पुराने ज़माने की स्टडीज़ के हिसाब से, जैसे एरिया के बेसिस पे 4 तरह के मार्केट होते हैं, लोकल, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल। अब लोकल मार्केट किसके लिए होता है, पेरिशेबल गुड्स के लिए। रीजनल हो गया थोड़ा सेमी ड्यूरेबल गुड्स के लिए, नेशनल मतलब ड्यूरेबल गुड्स के लिए, और इंटरनेशनल मतलब होता है, मानते हैं कि प्रीशियस गुड्स के लिए, जैसे हो गया आपका डायमंड्स, गोल्ड हो गया, हाँ, ज्वेलरीज हो गई। तो ये हो गया एरिया के बेसिस पे। इसी तरह टाइम के बेसिस पर भी एल्फ्रेड मार्शल साहब ने बताया था कि मार्केट्स हो सकते हैं। अब कैसे हो सकते हैं टाइम के बेसिस पर, जैसे मान लो हमारे पास बहुत कम टाइम है, ठीक है, यानी कि वेरी शॉर्ट। तो वेरी शॉर्ट का मतलब है कि आप सप्लाई चेंज कर ही नहीं सकते, मान लो 2 सेकंड 5 सेकंड, ठीक है, तो होता है वेरी शॉर्ट मार्केट। शॉर्ट मार्केट का मतलब हो गया, शॉर्ट टाइम पीरियड का मतलब हो गया कि जहाँ पर आप सप्लाई थोड़ी सी चेंज कर सकते हो। लॉन्ग का मतलब हो गया जहाँ पर आप सप्लाई चेंज कर सकते हो, और वेरी लॉन्ग का मतलब होता है जिसको सेक्युलर पीरियड कहते हैं, जहाँ पे आप सप्लाई को बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 20 साल 25 साल। तो ये टाइम के हिसाब से मार्केट्स बना दिए। इसी तरह ट्रांजैक्शन के बेसिस पर भी मार्केट होते हैं, ये आपने फॉरेन एक्सचेंज में पढ़ा होगा मैक्रो के अंदर, एक स्पॉट मार्केट, एक फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट में आप आज ही खरीद लेते हो, आज ही का प्राइस होता है, आज ही बेच देते हो। लेकिन फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट में आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि मैं फ्यूचर में खरीदूंगा। जैसे मान लो मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ये पेन मैं आपको
2 महीने बाद बेचूंगा 100 रुपये में, तो हमने आज एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो इसको बोल देते हैं फ्यूचर मार्केट या फॉरवर्ड मार्केट। इसी तरह रेगुलेशन के बेसिस पर भी मार्केट होता है, जैसे एक मार्केट को रेगुलेट किया जाता है जिसमें कंट्रोल रखा जाता है, जैसे स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में सेबी का कंट्रोल होता है। लेकिन कुछ होते हैं अनरेगुलेटेड मार्केट, जैसे कोई भी फ्री मार्केट, आप बाहर सब्जी खरीदने जाते हो या फिर आप देखते हो वेजिटेबल मार्केट होता है, तो उस पर कोई रेगुलेशन नहीं है, तो वो हो गए अनरेगुलेटेड मार्केट। इसी तरह वॉल्यूम के बेसिस पर भी मार्केट हो सकता है, जैसे आप बल्क में खरीदते हो, है ना, ज़्यादा क्वांटिटी खरीदते हो, तो वो हो गया होलसेल मार्केट। और कंज्यूमर जो खरीदता है, हम लोग जो खरीदते हैं सामान, हम खरीदते हैं रिटेल मार्केट। ये भी एक नज़रिया हो गया। बाकी जो मेन क्राइटेरिया होता है हमारे स्टडी में, वो है कंपटीशन के बेसिस पर 2 तरह के मार्केट होते हैं, ठीक है। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं। लेकिन दूसरे होते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में थोड़ा सा बायर सेलर कम होते हैं, और उसमें भी अलग अलग वैरायटी हैं। मोनोपोली में एक ही सेलर होगा, है ना। मोनोपोलिस्टिक में थोड़े ज़्यादा सेलर्स होंगे। वो ओलिगोपोली में होते हैं 2, 4, 5 सेलर्स होते हैं, है ना। तो अलग अलग इसमें भी कॉम्बिनेशंस होते हैं। मोनोपोली में एक सेलर होगा, मोनोपोलिस्टिक में लार्ज सेलर्स होते हैं, जैसे कि सोप इंडस्ट्री, साबुन बनाने वाली इंडस्ट्री। ओलिगोपोली में होते हैं फ्यू फर्म्स, 2 से लेकर 10 तक, जैसे मान लो कोका कोला और पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो अलग अलग वेरिएशंस हैं। और फ्री मार्केट बोलते हैं उसको, परफेक्ट वाले को, यानी कि जिसमें अंधाधुंध सेलर्स होते हैं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, और प्रोडक्ट भी होमोजीनियस होते हैं। थोड़ा कम होते हैं। इनके बारे में तो हमें पढ़ना है, मेनली यूनिट 3 तो आपका यही है ना। अल्टीमेटली यूनिट 3 में आप 4 तरह के मार्केट्स के बारे में ही पढ़ोगे, है ना। तो बेसिकली अलग अलग तरह के मार्केट्स होते हैं। बाकी यूनिट 1 में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने को पता होने चाहिए। जैसे पहला बेसिक यूनिट तो होता है टोटल रेवेन्यू, हाँ, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो ये तो सिंपल है कि मान लो मेरा प्रोडक्ट है, मेरा पेन है 10 रुपये का, ठीक है, और मैंने 500 यूनिट्स बेचे, तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 5000। सिंपल है ना। तो ये हो गया टोटल रेवेन्यू। दूसरा होता है अपना एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है कि आपका ऑन एन एवरेज कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो एवरेज रेवेन्यू का मतलब प्राइस ही होता है बेसिकली। एवरेज रेवेन्यू किसको बोल सकते हैं? प्राइस को ही बोल सकते हैं। तो जितना भी आपका प्राइस पर यूनिट है, दैट इज़ एवरेज रेवेन्यू। और अगर मैं इसका कर्व बनाता हूँ ऑन द डायग्राम, तो एवरेज रेवेन्यू का जो कर्व बनता है वो बिल्कुल डिमांड कर्व की तरह ही बनता है। तो एवरेज रेवेन्यू को इसलिए डिमांड कर्व ही बोल देते हैं, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट होता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है कि कितना चेंज हो रहा है रेवेन्यू, चेंज इन टोटल रेवेन्यू। तो इसका फॉर्मूला हो गया चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। तो मार्जिनल रेवेन्यू को इसीलिए क्या बोलते हैं हम? स्लोप ऑफ TR, हाँ, स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू, है ना। तो इसके छोटे मोटे एग्जांपल्स थे जो मतलब हमने वैसे कर रखे थे। तो ये आप देख सकते हो कि मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला है चेंज इन TR अपॉन चेंज इन आउटपुट। अच्छा, अब इसमें एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पता होना चाहिए। TR, AR, MR और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच में एक रिलेशन है ना। तो बस इसमें MCQ के हिसाब से हमको पता होना चाहिए। तो आप डायग्राम पे फोकस करना। देखो, पहला डायग्राम जो है वो टोटल रेवेन्यू कर्व है, ठीक है। नीचे वाला जो डायग्राम है उसमें एवरेज रेवेन्यू कर्व है, हरे रंग वाला, और जो उसके भी नीचे जा रहा है वो है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ठीक है। तो इसमें जो रिलेशन होता है वो 3 पॉइंट्स के हिसाब से चलता है। तो जैसे आप पहले येलो कलर पे फोकस करना। येलो कलर का मतलब है कि जब टोटल रेवेन्यू बिल्कुल स्टार्टिंग पे इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट पर, तो उस समय इलास्टिसिटी होती है मोर देन 1, है ना। तो इसी समय अगर आप येलो वाले पॉइंट्स पर देखोगे, येलो वाले रीजन में देखोगे, तो उस समय इलास्टिसिटी कितनी होती है? मोर देन 1। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट होता है जब इलास्टिसिटी बिल्कुल 1 के बराबर होती है, जहाँ मैंने हाथ का निशान बनाया। 1 के बराबर जब इलास्टिसिटी होती है उस समय मार्जिनल रेवेन्यू तो 0 है और टोटल रेवेन्यू उस समय मैक्सिमम होता है, जहाँ पर आप सबसे ऊपर देख रहे हो। वो भी दिखाता हूँ फॉर्मूला।
और इलास्टिसिटी जब होती है लेस देन 1 नीले वाले एरिया में, तब टोटल रेवेन्यू फॉल कर रहा है, तो इलास्टिसिटी है लेस देन 1, और उस पॉइंट पर या उस एरिया पर मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव जोन में है। तो मतलब आपको समअपली 3 पॉइंट्स रटने हैं। तो यहाँ देख लो कि पहला तो जब मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होता है तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से, वो हो गया येलो वाला रीजन, ठीक है, ये आपका येलो रीजन हो गया। दूसरा हो गया जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 होता है तो फिर टोटल रेवेन्यू क्या होता है, मैक्सिमम सबसे ऊपर होता है। और तीसरा होता है ब्लू वाला रीजन, जब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होता है तो फिर टोटल रेवेन्यू आपका फॉल करता है। अब एक इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला यहाँ पर है जो आपको रटना है वो इस डब्बे के अंदर है, मतलब MR AR और इलास्टिसिटी का रिलेशन है वो ये कि MR इज इक्वल टू AR इंटू इलास्टिसिटी माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी। तो ये स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला है, तो MCQ के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और कंक्लूजन यहाँ पर दोबारा से डब्बे में बना रखा है कि इलास्टिसिटी अगर 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब MR पॉजिटिव है या TR इंक्रीज कर रहा है एट डिमिनिशिंग रेट, येलो वाला रीजन। इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है तो MR 0 है या TR मैक्सिमम है, जहाँ पे हाथ का निशान बनाया था। और ब्लू वाले एरिया में इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो MR नेगेटिव है और TR फॉल्स है। तो 3 इसमें MCQ कोई भी पॉइंट का पूछ सकता है, ठीक है। तो क्लियर हो गई कहानी। उसके बाद एक बिहेवियरल प्रिंसिपल है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, मतलब जिसको हम बोलते हैं काइंड ऑफ शटडाउन पॉइंट्स बोलते हैं। तो पहला बिहेवियरल प्रिंसिपल तो यही है शटडाउन पॉइंट वाला कि कोई भी फर्म कब तक प्रोड्यूस करेगी, है ना, या मतलब कब तक उसको प्रोड्यूस करते रहना चाहिए। तो एक कंडीशन याद रखनी है आपको सिंपल, जब तक टोटल रेवेन्यू ग्रेटर इक्वल टू है टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। यानी कि सिंपल भाषा में अगर आपका रेवेन्यू या टोटल रेवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रहा है या उससे ज़्यादा है तो फिर आपको काम करते रहना चाहिए। लेकिन अगर आपका टोटल रेवेन्यू कम हो जाए टोटल वेरिएबल कॉस्ट से तो फिर काम बंद कर देना चाहिए। तो ये एक तरह से मतलब शटडाउन पॉइंट वाला सेम कंडीशन है जो आपको याद रखना है। दूसरी कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्रोड्यूसर का मैक्सिमम प्रॉफिट कब होता है, जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। यह आपने पढ़ा था पहले माइक्रो में। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, MR इज इक्वल टू MC। बस एक कंडीशन याद रखनी है, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें हमको याद रखना है। बाकी फिर हमने इसके बाद जो यूनिट 2 है जिसमें हम पढ़ते हैं कि प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, वो बहुत सिंपल होता है। यूनिट 2 में जब डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस है बेसिकली, तो कैसे होता है बताओ, मार्केट में प्राइस का डिटर्मिनेशन डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं, बस सिंपल। तो इस यूनिट में तो यही सिखाया, पूरा यूनिट ही इस पर है कि अलग अलग प्राइस पर अगर आप देखोगे अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड है और अलग अलग क्वांटिटी सप्लाइड है। तो एक येलो कलर का जो पॉइंट आप देख रहे हो 30 रुपी वाला जो प्राइस आप देख रहे हो, उस पर क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 300 और क्वांटिटी सप्लाइड भी 300। तो जब डिमांड सप्लाई दोनों बराबर होती है तो उसको बोल देते हैं इक्विलिब्रियम, और वहाँ से आपको पता लग जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। बाकी उसके नीचे अगर कोई प्राइस लेवल होगा, है ना, मतलब ऐसी मार्क करके दिखा देता हूँ। मान लो कोई प्राइस लेवल इस पॉइंट पर है, P1 वाले पॉइंट पर है, तो इस पॉइंट पर अगर कोई प्राइस लेवल होगा तो इसका मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है, नहीं एक्सेस डिमांड। प्राइस सीलिंग तो सरकार करती है, वो तो अभी आगे आएगा बाद में। लेकिन अगर मान लो प्राइस मार्केट में नीचे है फिलहाल, तो फिर कौन सी सिचुएशन हो रही है, एक्सेस डिमांड। और अगर मान लो प्राइस अभी मार्केट के में ऊपर चल रहा है फॉर एग्जांपल, तो एक्सेस सप्लाई। तो ये मतलब कॉन्सेप्ट होता है। हाँ, जो आपने बोला कि कभी कभी गवर्नमेंट भी इंटरवीन कर देती है और प्राइस को डिटरमाइन कर देती है, वो फिर प्राइस सीलिंग होता है, वो अलग कहानी है। लेकिन इक्विलिब्रियम चेंज कब हो सकता है, या तो डिमांड शिफ्ट हो जाए या सप्लाई शिफ्ट हो जाए या दोनों एक साथ शिफ्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर जो आप चित्रकारी देख रहे हैं, इसमें पहले केस में डिमांड जो है वो शिफ्ट हो रही है राइट में, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम भी देखो चेंज हो गया, इवन हो गया, और आपकी क्वांटिटी भी बढ़ गई और आपका प्राइस भी चेंज हो गया। तो समझ आ रहा है मतलब डायग्राम। दूसरा डायग्राम जो आप देख रहे हो उसमें डिमांड
लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। तो जब डिमांड लेफ्ट शिफ्ट होगा तो इक्विलिब्रियम भी चेंज हो जाएगा, प्राइस भी चेंज हो जाएगा, क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी, है ना। इसी तरह सप्लाई भी चेंज हो सकती है। तो अब देखो, जब सप्लाई चेंज हो रही है पहले केस में, तो सप्लाई राइट में शिफ्ट हो रही है। तो जब सप्लाई राइट में शिफ्ट हो रही है तो देखो इक्विलिब्रियम चेंज हो गया, क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस कम हो गया। दूसरे डायग्राम पे आप देखोगे तो सप्लाई लेफ्ट में शिफ्ट हो रही है, सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा है तो इक्विलिब्रियम भी चेंज हो गया, प्राइस भी चेंज हो गया और क्वांटिटी भी चेंज हो गई। तो समझ आ रहा है। फिर सबसे इसमें घातक कब होता है? जब दोनों चेंज हो जाते हैं। तो जैसे पहले आप देख रहे हो तो दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं, हाँ, और डिमांड और सप्लाई दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसमें रेट भी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले केस में आप देख रहे हो, पहले डायग्राम में डिमांड में ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा है डायग्राम पे, है ना, डिमांड में ज़्यादा चेंज हो रहा है देखो, लेकिन सप्लाई में थोड़ा सा कम चेंज हो रहा है। तो इसमें अलग तरह के इफेक्ट आएंगे। दूसरे केस में अगर आप देखोगे, दूसरे केस में डिमांड में कम चेंज हो रहा है लेकिन सप्लाई में ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो इसमें भी अलग तरह के इफेक्ट आएंगे। तीसरे केस में आप देखोगे तो क्या हो रहा है, बराबर चेंज हो रहा है, डिमांड भी जितना बढ़ रहा है सप्लाई भी उतना ही बढ़ रहा है। तो अलग अलग रेट्स के हिसाब से चेंज भी अलग अलग हो सकते हैं, है ना। तो ये मतलब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कौन सा हमको बोला गया। अब इसमें एमसीक्यू कैसे आता है, वो आपको कोई भी मतलब चेंज दे देगा, कुछ भी कॉम्बिनेशन दे देगा, कह देगा डिमांड बढ़ गया, सप्लाई भी बढ़ गया, लेकिन डिमांड का रेट ज़्यादा है, तो पूछेगा बताओ क्या चेंजेस होंगे। तो आप अपना रफ में छोटा सा ऐसा डायग्राम बना के देख सकते हो कि क्या चेंज हो रहा है। तो आप कह दोगे, मतलब कंक्लूजन ऐसा बन जाएगा कि प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ गई, या हो सकता है प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी बढ़ गई, या हो सकता है प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, क्वांटिटी बढ़ गई, है ना। वो कोई भी आपसे चेंजेस करवा सकता है। ऐसे ही देखो, एक हमने बनाया था साइमल्टेनियस डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। एक हमने बनाया था साइमल्टेनियस डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई, डिमांड कम हो रहा है और सप्लाई बढ़ रही है। या साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई, डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई डिक्रीज हो रही है। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डायग्राम बना के देख लें। तो ये तो सिंपल हो गया बस। तो इस यूनिट में तो आपको कोई भी एक चेंज देगा, इसमें से तो एमसीक्यू फिक्स है, कोई भी चेंज देगा और आपको डायग्राम बनाकर देख के बताना है कि क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यूनिट 2 इज़ ऑल अबाउट चेंज। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है आपका यूनिट 3। इसमें हमको 4 तरह के मार्केट कवर करने होते हैं, ठीक है। तो पहले एक बेसिक माइंडसेट बता देता हूँ। 4 तरह के जो हमें मार्केट्स कवर करने हैं, उसमें एक होता है परफेक्ट मार्केट, ठीक है। परफेक्ट मार्केट जो है या परफेक्ट कंपटीशन, उसको आप समझ लो बिल्कुल आप नॉर्थ पोल पर खड़े हो, और बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है, बिल्कुल इसका एक्सट्रीम वर्जन होता है मोनोपोली। तो मोनोपोली को समझ लो आप साउथ पोल पे खड़े हो, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन मतलब समझ लो अगर आप कश्मीर में खड़े हो, तो मोनोपोली मतलब कन्याकुमारी में खड़े हो, ठीक है, बिल्कुल एक्सट्रीम होते हैं। और ये दोनों मार्केट में जो फीचर्स होते हैं वो थोड़े थोड़े हाइपोथेटिकल होते हैं, काल्पनिक, ठीक है। ये दोनों ही मार्केट फॉर्म जो है हाइपोथेटिकल होती है, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा मतलब मिलना बड़ा मुश्किल सा लगेगा आपको, रेयर सा लगेगा, या शायद हो ही ना। अच्छा, अब मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन जो होता है वो थोड़ा परफेक्ट कंपटीशन के नज़दीक होता है। तो इसके कुछ फीचर आपको परफेक्ट से मिलते जुलते से लगेंगे। जैसे अभी उदाहरण के लिए दिखाऊंगा, जैसे फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, ठीक है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। तो कुछ कुछ फीचर इसके परफेक्ट से मिलते जुलते लगेंगे। लेकिन ओलिगोपॉली वाला जो होता है वो मोनोपॉली के पास होता है, तो उसके फीचर्स आपको कुछ कुछ मोनोपॉली से प्रभावित लगेंगे। उसमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होगी, 2-3 पावरफुल लोग होंगे या फर्म्स होंगी, प्राइस पर कंट्रोल बहुत तगड़ा होगा, उसमें मोनोपॉली जैसे फीचर्स। टेलीकॉम इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री, जहाँ पे कुछ बड़े प्लेयर्स होते हैं और वो मार्केट को रूल कर रहे होते हैं, कार्टेल बना लेते हैं। तो ये मोटा मोटा मतलब स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन पहले देख लेते हैं, चारों देखने। तो देखो, परफेक्ट कंपटीशन में पहले तो माइंड में ये एग्जांपल याद रखना कि परफेक्ट कंपटीशन के एग्जांपल क्या है। जैसे एग्रीकल्चरल मार्केट बेस्ट है, यही सोचो आप,
है ना। एक वेजिटेबल मार्केट सोच लो जहाँ बहुत सारे लोग हैं। तो इसमें देखो पहली डायग्राम बना हुआ है, पहला फीचर क्या है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, है ना। तो वो दिख ही रहा है कितने सारे सेलर होंगे, इसमें कितने सारे बायर होंगे। अब इस पॉइंट से फ़र्क ये पड़ता है कि क्या कोई अकेला आदमी इन्फ्लुएंस कर सकता है यहाँ मार्केट को, नहीं। तो बस ये पता होना चाहिए कि कोई अकेला बायर या सेलर मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। दूसरा फीचर यहाँ पर होता है होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब होता है परफेक्ट सब्सटीट्यूट। हाँ, सिमिलर भी नहीं, सिमिलर वर्ड भी गलत हो जाएगा, ये इसीलिए लिखवाया था, सिमिलर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। सिमिलर का मतलब तो होता है जैसे कोक और पेप्सी, वो सिमिलर है कि हाँ सर एक जैसी लग रही है। तो यहाँ एक जैसी की बात नहीं हो रहा, यहाँ बिल्कुल सेम होने चाहिए, आइडेंटिकल, एक ही होने चाहिए। कोक के बदले अगर कोक है तो बिल्कुल उसको आइडेंटिकल ही बोलते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है वो बिल्कुल परफेक्ट सब्सटीट्यूट होता है। मतलब अगर एक प्रोड्यूसर एप्पल बेच रहा है, मान लो सेब, तो दूसरे का भी एप्पल बिल्कुल सेम ही होगा। हो सकता है मेरे डायग्राम पर सेम ना लग रहा हो आपको, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट बिल्कुल आइडेंटिकल होता है। तो इसलिए प्रोडक्ट बिल्कुल परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स होते हैं। तो ये इसकी खासियत है इस मार्केट की। तीसरा होता है इसमें फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, कोई भी आओ कोई भी जाओ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इस वजह से एक चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये कि सारे फर्म्स कैसा प्रॉफिट कमाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट की इकोनॉमिक्स के अंदर एक कंडीशन भी दे रखी होती है, वो भी याद रखना है। उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट को AR इज इक्वल टू AC। तो एक बार अपने मुंह से बोल दो, क्या है नॉर्मल प्रॉफिट? AR इज इक्वल टू AC। अच्छा, अब मन में अगर सवाल आएगा, वैसे तो आगे सॉल्व करेंगे, अगर AR बड़ा होगा AC से तो एबनॉर्मल प्रॉफिट, और अगर AR छोटा होगा AC से, हाँ उसको लॉस ही बोल देते हैं, क्योंकि लॉस तो लॉस है। तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स की वजह से यहाँ पर सबको नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। इस मार्केट में सारी फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं, और नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन होती है AR इज इक्वल टू AC। अच्छा, अगर पहले 3 फीचर्स को ही खाली मैं कंसिडर करूं तो इसको बोलते हैं प्योर कंपटीशन, है ना, खाली पहले 3। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में और भी फीचर्स आते हैं, जैसे देखो क्या क्या आते हैं। इस मार्केट में परफेक्ट नॉलेज होती है, बायर को भी और सेलर को भी। मतलब ऐसा नहीं है कि बायर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं रखता या सेलर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं रखता। यहाँ पर बायर और सेलर को दोनों को परफेक्ट नॉलेज होती है। एक और फीचर होता है फ्री मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मूव हो सकता है। तो अगर मेरी दुकान पे कोई मजदूर काम कर रहा है तो वो आपकी दुकान पे भी कर सकता है, कोई मोबिलिटी पे रोक टोक नहीं होती है। छठा होता है यहाँ पर कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं होती। अब जैसे वेजिटेबल मार्केट है ना, जहाँ पे सब्जियाँ बेच रहे हैं दुकानदार, तो वो अपना कोई एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा नहीं करते। सातवां, फर्म्स जो होती हैं यहाँ पर प्राइस टेकर होती हैं। अब प्राइस टेकर का मतलब क्या होता है? नहीं, कंज्यूमर्स नहीं बोलते, जो प्राइस इंडस्ट्री में बनता है इक्विलिब्रियम से, राइट। तो इंडस्ट्री में जो प्राइस बनता है वो बनता है इक्विलिब्रियम से, जो आप लेफ्ट वाले डायग्राम पर देख रहे हो। अब उसी प्राइस लेवल पर सारी फर्म्स अपने प्राइस को, अपने प्रोडक्ट को बेचती हैं। तो ये जो प्राइस आप देख रहे हो, मान लो 10 रुपये, ये फर्म्स के लिए कांस्टेंट रहता है। फर्म्स को 10 रुपये के प्राइस पर ही बेचना है। तो इस कंपटीशन का सबसे बड़ा फीचर ये होता है कि फर्म्स जो हैं वो प्राइस इसमें ज़्यादा कम नहीं कर सकते, इसीलिए फर्म्स को बोलते हैं दे आर प्राइस टेकर। फर्म्स को प्राइस मतलब चेंज नहीं कर सकते, उनके पास पावर नहीं है, फर्म्स सेम प्राइस पर ही बेचेगा। तो इसीलिए फर्म्स को बोलते हैं फर्म्स आर प्राइस टेकर। बाकी परफेक्ट कंपटीशन को हम आइडियल मार्केट भी कहते हैं, कॉम्पिटिटिव मार्केट भी कहते हैं, ये MCQ में पूछ सकता है। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस और AR और MR और डिमांड कर्व बिल्कुल सेम होते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो ये जो पैरेलल लाइन बनी हुई है, इसी को प्राइस भी कह सकते हैं, इसी को AR भी कह सकते हैं, इसी को MR भी कह सकते हैं। और इस पैरेलल वाले कर्व की इलास्टिसिटी जो होती है, अगर आपको याद हो क्या होती है, इन्फिनिटी। तो इसीलिए परफेक्ट मार्केट में इलास्टिसिटी की वैल्यू, कई बार MCQ में पूछ लेता है कि परफेक्ट मार्केट में इलास्टिसिटी क्या है, तो हम कहते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया।
बाकी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन सुनाओ। राइट, एम आर इज इक्वल टू एम सी। मेन तो कंडीशन यही याद रखनी है। बाकी दूसरी कंडीशन भी होती है, वो होती है एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो। तो इसमें दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे एम सी और एम आर बराबर हो रहे हैं, एक है ए पॉइंट, एक है बी पॉइंट, है ना। लेकिन इक्विलिब्रियम कौन सा है बताओ, ए वाला या बी वाला? और रीज़न कट्स फ्रॉम बिलो। हाँ, तो बी वाले पॉइंट पर एम सी जो है वो एम आर को बिलो से कट कर रहा है। तो ए वाले पॉइंट पे जो एम सी का कर्व है वो देखोगे तो ऊपर से कट कर रहा है, लेकिन बी वाले पॉइंट पे आप देखोगे तो एम सी का कर्व नीचे से कट कर रहा है। तो कौन सा पॉइंट इक्विलिब्रियम होता है? बी वाला, क्योंकि बी वाले पॉइंट पे वो उसको नीचे से कट कर रहा है। देख गया नीचे से कट करता हुआ। तो जब एम सी नीचे से कट करेगा उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ऊपर वाले से क्योंकि अभी उसको लॉस हो रहे हैं, अगर वो क्योंकि वो और प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही, तो बच्चे समझ गए। अगर आप ए पॉइंट पर आकर रुक गए तो इसका मतलब आपने अपने जीवन में लॉस तो देख लिए और आप रुक गए। यानी कि जब बुरा समय आया तो आपने बुरा समय तो देख लिया और उसके बाद रुक गए, और जब आगे अच्छा समय आना था तो आप बढ़े ही नहीं आगे। तो ये तो मूर्खता हुई। तो ए पॉइंट पे रुकने वाला व्यक्ति तो मूर्ख है कि बुरे समय तक को तो आपने झेल लिया और जब अच्छा समय आने का समय आया तो आप रुक गए। तो ए पे तो रुकना सबसे बड़ा पाप है। आपको अच्छे समय में भी तो जाना है, प्रॉफिट्स के भी तो आनंद लेना है। अब बी पे क्यों रुकना जरूरी है बताओ? अब आपके आनंद का समय अब खत्म हो गया, अब यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ाया तो नुकसान है, तो लॉस हो जाएगा। तो भाई बी से आगे बढ़ना भी मूर्खता है। तो ए पे रुकना भी मूर्खता, बी से आगे जाना भी मूर्खता। तो इसलिए सबसे बेस्ट जगह क्या, मतलब बी पॉइंट पे रुक जाओ। ठीक है, तो ये भी एक एक्सप्लेनेशन है जो आपसे एमसीक्यू में पूछेगा नहीं। अच्छा, राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी कर्व को क्या कहते हैं? सप्लाई कर्व कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने वैसे कॉस्ट चैप्टर में भी लिख रखा है। तो जो आप येलो वाला पोर्शन देख रहे हो उस येलो पोर्शन को क्या बोलते हैं? सप्लाई कर्व। बस ये एक एमसीक्यू में पूछ लेता है कि द राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी इज सप्लाई कर्व, है ना, वो पूछ लेता है। उसके बाद प्रॉफिट की कंडीशन है, ये तो बिल्कुल टैटू बनवा के जानी है हाथों पर। एक बार दोबारा बोल दो। एबनॉर्मल प्रॉफिट की क्या है? ए आर इज ग्रेटर देन ए सी, है ना। नॉर्मल प्रॉफिट की ए आर इक्वल टू ए सी और लॉस की ए आर लेस देन ए सी। और ये मेन चीज़ ये कि ये सारे मार्केट में सेम है। सेम कंडीशन मोनोपोलिस्टिक में भी है, सेम मोनोपोली में भी है, सब में सेम। उसके बाद एक लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम भी होता है प्रोड्यूसर का। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की कंडीशन है LMC इज इक्वल टू LAC इज इक्वल टू प्राइस। मतलब आप इस डायग्राम से समझ लो, वो ज़्यादा इजी है। तो इसमें आप एक लाल कलर का जो कर्व देख रहे हो वो है LMC। L का मतलब है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, और जो हरे रंग का कर्व देख रहे हो वो है LAC। L मतलब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ये नहीं निकालने आपसे, तो MCQ में ये पूछेगा कि कंडीशन बताओ। ये सब निकलवाने के लिए, इनके डेरिवेशन के लिए भी जाते रहे हो सेंट स्टीफेंस इको ऑनर्स करने, तो इको ऑनर्स में करना फिर। अच्छा, तो कौन सा पॉइंट इक्विलिब्रियम है जहाँ पर हाँ वो एक ही पॉइंट होता है जहाँ पे LAC मिनिमम है, SAC भी मिनिमम है। जो प्राइस वाली वो जो लाइन आ रही है बिल्कुल, वो उनको बस टच कर रही है, टेंजेंट है। तो इसलिए इंग्लिश में लिखा है मिनिमम पॉइंट ऑफ LAC शुड बी टेंजेंट टू द डिमांड कर्व। तो मतलब जो डायग्राम है वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैं हाथ का निशान और बना देता हूँ। तो ये जो पॉइंट होता है बस इसको इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। बाकी इस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये पॉइंट है ऑप्टिमम कॉस्ट का पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट सबसे कम है, तो इसीलिए इसको ऑप्टिमम पॉइंट का ऑप्टिमम कॉस्ट का पॉइंट कहते हैं। जो फर्म इस पर काम करती है उस फर्म को ऑप्टिमम फर्म कहते हैं, क्योंकि वो सबसे अच्छी फर्म है। बस, तो ये पूछ सकते हैं आपसे। अच्छा, इसी तरह एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इंडस्ट्री का कब होता है? फर्म का तो चलो पता चल गया, लेकिन इंडस्ट्री का लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कब होता है? अच्छा, फर्म और इंडस्ट्री में वैसे क्या फ़र्क होता है पता है? हाँ, फर्म तो एक होती है और इंडस्ट्री में कलेक्शन ऑफ फर्म्स होता है।
तो इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम कब होता है? जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। थ्योरेटिकल कंडीशन है, पहली, सारे फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं और कोई भी फर्दर एंट्री और एग्जिट अब नहीं हो रही। मतलब ये कि इस कमरे में मान लो सारे बच्चे नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं और इस कमरे को मैंने ताला लगा दिया, ना कोई अंदर आ सकता ना कोई बाहर जा सकता। तो फिर इसको बोलते हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री एक तरह से। उसके बाद ये जो पॉइंट था, इसमें 4 बड़े शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो देखो लिखा भी है कि भैया रट लेना अच्छे से। ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट अभी हमने देखा था डायग्राम पे, ऊपर दोबारा दिखाया तो ये वाला, ये इस पॉइंट पर 4 ऐसी कंडीशनें चल रही हैं, 4 ऐसी बातें चल रही हैं जो आपको एग्ज़ाम में अच्छे से रटी होनी चाहिए। 4 MCQ क्वेश्चन आते हैं इसमें डायरेक्ट, बिल्कुल स्ट्रेट। वो क्या है 4 कंडीशनें, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इस पॉइंट पर MC और AR दोनों बराबर हैं, ठीक है। और MC और AR दोनों बराबर होने का मतलब ये है कि कंज्यूमर बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे कर रहा है। तो अब इसमें ध्यान से सुनना, MCQ क्वेश्चन कैसे आता है। या तो वो इंग्लिश की स्टेटमेंट देगा, वो देगा कि कंज्यूमर मिनिमम प्राइस पे कर रहा है और 4 ऑप्शन देगा, कहेगा बताओ कौन सी कंडीशन ये शो कर रही है। तो आपको क्या ऑप्शन टिक करना है? MC = AR। या फिर वो क्वेश्चन में देगा कि देयर इज अ कंडीशन MC = AR और बोलेगा बताओ ये क्या डिनोट कर रहा है। तो फिर आपको ऑप्शन टिक करना पड़ेगा कंज्यूमर पेज मिनिमम प्राइस। तो ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा, इसी पॉइंट पे MC और AC बराबर हो रहे हैं। तो MC और AC बराबर होने का मतलब ये होता है कि प्लांट फुल कैपेसिटी पर काम कर रहा है, यानी कि कोई भी वेस्टेज नहीं है। तो ये याद रखना है। तीसरा, इसी पॉइंट पर AR और AC भी बराबर हैं। और AR और AC बराबर होने का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा था नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन क्या होती है? AR = AC। और इसी पॉइंट पे MR और MC भी बराबर हो रहे हैं। तो MR और MC बराबर होना मतलब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जो आपने ये भी पढ़ा था। तो ये अकेला E पॉइंट जो है, अब डायग्राम पे देख सकते हो, ये अकेला E पॉइंट जो है, इसमें MC और AC भी बराबर हैं, इसमें MC और MR भी बराबर हैं, इसमें AR और AC भी बराबर हैं। तो ये अकेला जो E पॉइंट है, ये 4 बातें सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये 4 मेनली आपको याद रखना है। तो ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके बाद दूसरा मार्केट होता है मोनोपॉली। ये बिल्कुल एक्सट्रीम मार्केट है। मोनोपॉली में क्या होती है मेन कहानी? एक ही सेलर होता है, राइट। तो मोनोपॉली में आपका एक ही सेलर है ना, सिंगल सेलर है। तो नाम ही है, मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब सेलर। तो इसमें उसके पास मार्केट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है क्योंकि वो अकेला बेचने वाला है। तो इसके फीचर्स देखो क्या क्या है। रिस्ट्रिक्शन इन एंट्री, मतलब कोई भी नई फर्म एंटर करना बड़ा मुश्किल है, नहीं आ सकती। दूसरा है नो क्लोज सब्सटीट्यूट, यानी कि यहाँ पर कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। यहाँ पर प्रोडक्ट कौन बना रहा है? सिर्फ अकेला मैं। तो यहाँ पर क्योंकि सब्सटीट्यूट कोई नहीं होता, तो इस मार्केट में क्रॉस इलास्टिसिटी जब हम निकालते हैं तो वो क्या निकलती है? 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है। तो ये भी MCQ में पूछ लेता है। क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड में पढ़ा था, जिसमें हम रिलेटेड गुड का प्राइस लेते हैं। इसमें ED की वैल्यू 0 होती है क्योंकि इसमें हमारा रिलेटेड गुड ही नहीं है ना कोई। क्वांटिटी डिमांडेड सेम रहती है एक प्रकार से। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रिलेटेड गुड ही नहीं है कोई, यहाँ पर कोई सब्सटीट्यूट गुड ही नहीं है। तो जिसका कोई सब्सटीट्यूट गुड ही नहीं है तो उसकी क्रॉस इलास्टिसिटी भी अगर आप निकालोगे भी तो कुछ निकलेगी नहीं। तो इसलिए बोल देते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी 0, क्योंकि इसका कोई सब्सटीट्यूट गुड नहीं है। बाकी दूसरा MCQ आता है कि इसका डिमांड कर्व कैसा होता है। तो आपको बोलना है स्टीपर, बहुत ज़्यादा स्टीप होता है। यानी कि प्राइस मैं जितना मर्जी बढ़ा दूं, तो प्राइस आप देखो मैंने कितना बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा। 1000 रुपये की चीज़ 3000 की कर दी, लेकिन फिर भी क्वांटिटी पर कितना इफेक्ट आ रहा है? बहुत कम कंपैरेटिवली, एरो के हिसाब से आप देखो। तो इस मोनोपॉली मार्केट के अंदर डिमांड कर्व जो होता है वो कैसा होता है? स्टीप होता है, बहुत ज़्यादा स्टीप होता है। ये इम्पॉर्टेंट बात है। बाकी मोनोपॉली मार्केट में हमारे पास पावर होती है, हम प्राइस ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं।
मोनोपॉलिस्ट जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव कर सकता है, किसी को सस्ता किसी को महंगा बेच सकता है। मोनोपॉलिस्ट को नुकसान भी हो सकता है, ये भी एक बात है। बाकी मोनोपॉली के अंदर AR और MR का रिलेशन जो है वो आप ध्यान से सुनना। AR और MR के रिलेशन में आपको एक चीज़ क्या याद रखनी है कि MR का कर्व तो ज़ीरो और नेगेटिव हो जाता है, लेकिन AR का जो कर्व है वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव, वो ज़ीरो नहीं होता। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर आप देख रहे हो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है कि अगर मैं y एक्सिस से कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो AR कर्व को जहाँ पर जाकर टच करेगी तो MR कर्व उस लाइन को 2 बराबर हिस्सों में काट देता है इक्वली। हाँ, यही प्रॉपर्टी होती है। हाँ, तो मतलब ये कि अगर मान लो y एक्सिस से मैंने लेट से ये हरे रंग की एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, ये ड्रॉ करी, तो ये डिस्टेंस अगर टोटल हरे रंग का डिस्टेंस है लेट से 3 सेंटीमीटर, तो MR कर्व जो इसको यहाँ पर कट कर रहा होगा तो 1.5 सेंटीमीटर इधर होगा और 1.5 सेंटीमीटर इधर होगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि MR कर्व जो है वो बिल्कुल सेंटर से इनको कट करता है, ये प्रॉपर्टी होती है। चाहे डायग्राम पे ना भी मेरे दिख रही हो, बट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये लिखा है कि MR कर्व लाइज हाफ वे बिटवीन y एक्सिस एंड AR कर्व। तो बस ये पूछता है MCQ में, तो अपने को बताना है। बाकी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम सेम कंडीशन, एक बार बोल दो क्या, MR इज इक्वल टू MC, है ना, तो वो सेम ही कंडीशन है। और प्रॉफिट की भी सेम कंडीशन है। एबनॉर्मल प्रॉफिट की क्या, AR ग्रेटर देन AC, नॉर्मल प्रॉफिट की AR इक्वल टू AC और लॉसेस की AR लेस देन AC, तो ये भी सेम हो जाएगा। बाकी लॉन्ग रन के अंदर ये एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमाते हैं, है ना, ये इनकी खासियत होती है मोनोपॉली वालों की। और लॉन्ग रन के अंदर मोनोपॉलिस्ट हो सकता है सब ऑप्टिमल लेवल पर ऑपरेट करे। तो ये ध्यान से समझ लेना, सब ऑप्टिमल लेवल किसे कहते हैं। सब ऑप्टिमल लेवल का मतलब होता है जो ऑप्टिमल नहीं है। यानी कि ऑप्टिमल लेवल कौन सा होता है, जब कॉस्ट सबसे कम है, जहाँ पर मैंने ई पॉइंट बनाया है, ई पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिमल। लेकिन अगर मैं फ़िलहाल हरे रंग वाले पॉइंट पर ऑपरेट कर रहा हूँ, फ़िलहाल आप यहाँ खड़े हो, तो इसको कौन सा पॉइंट बोलेंगे, सब ऑप्टिमल। यानी कि आप मान लो 10 घंटे पढ़ सकते हो, ऑप्टिमम क्षमता है आपकी 10 घंटे पढ़ने की, लेकिन आप खाली पढ़ रहे हो 7 घंटे, तो इसका मतलब आप किस लेवल पर काम कर रहे हो अभी, सब ऑप्टिमल। तो मोनोपॉलिस्ट सब ऑप्टिमल लेवल पर काम कर सकता है, ये मतलब है। बाकी एक छोटा सा थ्योरी क्वेश्चन है, बस पता होना चाहिए, रीड कर लेना कि मोनोपॉली कैसे अराइज हो सकती है। मतलब मेरे अकेले के पास कैसे पावर आ गई, मैं कैसे मोनोपॉली बन गया। तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे क्या क्या, स्ट्रेटेजिकल कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। मान लो मेरे पास कुछ ऐसी स्ट्रेटेजिकल ताकतें हैं कि मैं रॉ मटेरियल कंट्रोल कर सकता हूँ, तो फिर मोनोपॉली मेरे पास आ जाएगी। दूसरा, सरकार ने मान लो मुझे कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स दे रखे हैं। मान लो सरकार ने मुझे बोल दिया कि गुप्ता जी अगले 10 साल तक पानी से चलने वाली गाड़ी आप ही को बनानी है, तो फिर मेरे पास ऐसे राइट्स अगर आ गए तो मेरी मोनोपॉली बन जाएगी। तीसरा, कई बार हम कार्टेल क्रिएट कर लेते हैं। कार्टेल का मतलब क्या, कार्टेल का मतलब होता है जब 2-3 बड़ी फर्म्स आपस में मिल जाती हैं, एक शक्ति बन जाती हैं और किसी और को आने नहीं देती। तो 3-4 बड़े प्लेयर्स मिल गए और मार्केट को कंट्रोल कर लेते हैं, इसको बोलते हैं कार्टेल। अमेलगमेशन तो एक फॉर्म हो गया, लेकिन अमेलगमेशन का पर्पस क्या है, मार्केट को कंट्रोल करना। मान लो पूरे कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री में मान लो पेप्सी को और कोका कोला 2 ही हैं। अब अगर ये दोनों मिल जाएं तो ये क्या करेंगे, मोनोपॉली क्रिएट कर सकते हैं ना। तो ऐसा कुछ। बाकी मोनोपॉली क्यों क्रिएट होती है, कई बार इसमें स्टार्टअप कॉस्ट बहुत ज़्यादा है ना, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हर कोई मोनोपॉलिस्ट नहीं बन पाता। बाकी इसके अलावा कई बार कुछ फर्म्स एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस भी करती हैं। अब वो क्या होती हैं, जैसे प्रीडेटरी या लिमिट प्राइसिंग।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं पंखा बनाता हूँ, अब मुझे पता है आप भी पंखा बनाने के लिए आने वाले हो, मेरा कंपटीशन क्रिएट करने वाले हो, तो मैं अपने पंखों का दाम 25 रुपये कर दूंगा कि भाई मैं पंखे 25 रुपये के बेचूंगा। और मुझे पता है कि आप अगर पंखे बनाओगे भी, आपकी तो पंखे बनाने की ही मतलब MRP 120 रुपये होगी, तो मैं पहले ही इतना प्राइस रख दूंगा कि पहले तो आप घबरा जाओगे मेरा प्राइस देखकर, और आप नहीं घबराए तो कस्टमर आपके पास जाएगा ही नहीं। तो मैंने ऐसा प्राइस रख दिया, इसको बोलते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग। ठीक है तन्मय बाबू इसको बोलते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग। तो ये टेक्टिक्स अपनाई जाती है ताकि मेरी मोनोपोली मार्केट में बनी रहे। तो दैट इज प्रीडेटरी प्राइसिंग। हाँ तो लेकिन तुम्हें भगा तो दिया ना, 1 महीने लॉस सह लूँगा, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं बाद में फ़ायदा हो जाएगा और क्या। तो अभी तो तुम्हें भगा दिया डरा के। तो ये टेक्टिक्स होती हैं। बाकी हाँ, मोनोपोली के अंदर एक ज़बरदस्त फीचर होता है, वो अपने को पता होना चाहिए वो क्या? वो होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोलिस्ट जो होता है ना, वो प्राइस में भेदभाव कर सकता है, ये उसके पास ताकत है। हो सकता है ये पेन मैं इंडिया में 10 रुपये का बेचूं, US में 100 रुपये का बेचूं। ये पेन मैं मैंने देखा ये कस्टमर शक्ल से गरीब लग रहा है तो इसको 5 रुपये का बेचूं, और ये शक्ल से अमीर लग रहा है इसको 500 रुपये का बेचूं। तो मोनोपोली प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है मोनोपोलिस्ट। ये उसके पास मतलब एक बहुत ही बड़ा फीचर है, बेसिकली एडवांटेज भी है ना। अच्छा, लेकिन ये पॉसिबल कब है, वो एक छोटा सा बादल में समझा देता हूँ। ये पॉसिबल सिर्फ तब होता है जब मैं अपने मार्केट को 2 सब मार्केट्स में डिवाइड कर सकूं। यानी कि इस क्लास में अगर मैं आंखों के सामने सामने आपको 5 रुपये का बेचूं और आपको 500 का, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। लेकिन अगर मैं इस मार्केट को डिवाइड कर दूं, इस मार्केट के 2 सब मार्केट्स बना दूं, यानी कि एक ऐसा मार्केट बन गया जहां पर मुझे पता है कि यहाँ पर तो लोगों की मजबूरी है खरीदना, यहाँ पर ये नेसेसिटी गुड है, तो वहाँ पर मैं ज़्यादा दाम चार्ज कर लूँगा। वो थोड़ा अलग चीज़ हो गई, वो तो एक टाई अप हो गया। लेकिन मान लो ये पेन की अगर मैं बात करूं, और मुझे पता है कि आज आपका सुबह एग्ज़ाम है और ये पेन पूरे बाज़ार में कहीं नहीं मिलेगा, और ये मजबूरी मुझे आपकी पता चल गई, तो फिर ये पेन मैं आपको कितने का बेचूंगा? जितने मर्जी का, और आप भी खरीदोगे ना। तो ये मतलब है। तो यहाँ अगर मुझे पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट आपके लिए नेसेसिटी है तो मैं महंगा बेच दूँगा, लेकिन दूसरे लोगों के लिए, मान लो जिनके लिए मजबूरी नहीं है, तो फिर उनको ज़्यादा महंगा नहीं बेच पाऊंगा। तो मोनोपोलिस्ट चालू होता है, वो मार्केट को डिवाइड कर लेता है, और वो मार्केट में देखता है जिसके लिए नेसेसिटी होगा उसको महंगा बेचेगा, और जिसके लिए नेसेसिटी नहीं होगा उसको सस्ता बेच देगा। तो मोनोपोलिस्ट ये चालूगिरी कर सकता है, इस चालूगिरी को बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बाकी इसकी 3 डिग्रीज होती हैं, ऑथर का नाम रट लेना, ये पूछ रखा है PYQ में कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसने बताया? AC पिग्यू ने। ठीक है, तो 3 डिग्रियां होती हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। मेन तो होती है पहली और दूसरी डिग्री। पहली डिग्री में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम सारा कंज्यूमर सरप्लस ही ले लेते हैं। मतलब मैंने इतना प्राइस ले लिया, इतना प्राइस आपसे चार्ज कर लिया कि आपकी सारी एक तरह से सरप्लस खत्म, आपका मैक्सिमम प्राइस मैंने चार्ज कर लिया। सेकंड डिग्री होता है कि जिसमें ठीक है मैंने बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करा, थोड़ा सा चार्ज करा, जिसमें आपका कुछ सरप्लस मैंने रख लिया, कुछ आपके पास अभी बचा हुआ है। थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, इट इज़ ऑल अबाउट लोकेशन या कस्टमर सेगमेंटेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब आप पॉपकॉर्न खरीदने जाते हो तो वही पॉपकॉर्न सिनेमा हॉल में आपको बहुत महंगा मिलता है, 350-400 का, वही सड़क किनारे खरीदते हो तो 10 रुपये का मिलता है, 20-30 रुपये का मिल जाता है। तो पॉपकॉर्न की लोकेशन बदलते ही क्या हो गया, प्राइस चेंज हो गया। तो जब इस लोकेशन के आधार पर हम प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो ये थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये ACPQ ने 3 डिग्रीज दी थी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। तो समझ आया मोनोपोली? तो आपको जब रिवाइज करना हो तो पहले कौन सा पढ़ो, परफेक्ट, फिर कौन सा पढ़ लो, मोनोपोली। ये दोनों एक्सट्रीम पढ़ लिए। अब इनके बीच में जो लाई करते हैं, जैसे पहला है मोनोपोलिस्टिक। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आप देखोगे परफेक्ट कंपटीशन जैसी जैसी सिमिलैरिटी नजर आएंगी। देखो क्या क्या फीचर है।
और मन में आप साबुन की इंडस्ट्री सोचते रहना, सोप इंडस्ट्री, साबुन बनाने वाली कंपनी, नहाने वाला, हाथ धोने वाला, कोई भी साबुन, मुंह पे लगाने वाला। अब इसमें भी कितने सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं, तो देखो सेम फीचर हो गया परफेक्ट की तरह। लेकिन इसमें सबसे डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर होता है, फीचर होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। हर साबुन बनाने वाली कंपनी ये कहती है कि मेरा साबुन अलग है, यानी कि हर साबुन बनाने वाली कंपनी अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाती है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो मैं कहता हूँ मेरा साबुन अच्छा है, आप कहते हो आपका साबुन अच्छा है, मैं कहता हूँ मेरे साबुन से गोरे हो जाओगे, आप कहते हो आपके साबुन से खुशबू ज़्यादा आएगी। तो इसका मतलब हर कंपनी अपने साबुन को अलग दिखाती है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं हीट्रोजीनियस, यानी कि आइडेंटिकल नहीं होते लेकिन काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं, है ना। तो वो क्लोज सब्सटीट्यूट्स होते हैं। और यहाँ पर डिमांड कर्व इसी वजह से जो बनता है, ये याद रखना है, वो कैसा बनता है, फ्लैटर बनता है। फ्लैटर का मतलब है कि अगर मैंने देखो थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाया, ये देखो मैंने 15 रुपये से बढ़ाकर प्राइस 16 रुपये कर दिया, तो मैं अगर थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाऊंगा तो तुरंत लोग दूसरा साबुन खरीद लेंगे और मेरी साबुन की डिमांड, सोप की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर इस मार्केट में प्राइस बढ़ाना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड कर्व जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैटर होता है। तो ये याद रखना है। बाकी सिंपल फीचर हैं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, ये तो सेम है। एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट होती है यहाँ पर या नहीं होती, होती है, बहुत ज़्यादा होती है भाई, अलग दिखाने के लिए। तो मैं अमिताभ बच्चन को रख रहा हूँ साबुन का ऐड में, तो आप शाहरुख खान को रख रहे हो, तो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। बाकी यहाँ पर नो प्राइस वॉर होता है, ये अच्छा पॉइंट है। ये साबुन की कंपनियाँ कभी भी प्राइस वॉर नहीं करती जनरली। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलता कि उसका साबुन देखो 16 रुपये का है, मेरा खरीद लो, मेरा तो 15 रुपये का है, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे पता है अगले दिन आप भी 14 रुपये कर दोगे। तो प्राइस वॉर करने से क्या होता है, दोनों फर्म्स का नुकसान होता है। तो ये कंपनियाँ बहुत चालू होती हैं, ये कभी भी प्राइस वॉर नहीं करती, वो सिर्फ अपने फीचर बताती हैं, वो नॉन प्राइस कंपटीशन करती हैं। वो अपने ऐड में ऐश्वर्या राय को रख लेंगे कि देखो ऐश्वर्या राय हमारे साबुन से नहा रही है, अब ये सुन के आप भी नहा लोगे, है ना। तो प्राइस वॉर नहीं करेंगे, वो दूसरी वॉर करेंगे। तो यहाँ पर ये नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। सोप इंडस्ट्री, हाँ सिमिलर हो गए लेकिन सेम तो नहीं है, यही तो बताया है कि सिमिलर है लेकिन सेम नहीं है। अब यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होती है ना ज़बरदस्त। अब जो सब्जी बेचने वाला है, परफेक्ट कंपटीशन, वो तो अमिताभ बच्चन को नहीं रखेगा ना अपने ऐड में कि देखो अमिताभ बच्चन मेरे आलू खा रहा है, आप भी शाम को मेरे आलू खरीदने आओ। तो ये तो फ़र्क है। अच्छा, ये पूरा सिमिलर है। देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, MRMC, ये सेम। प्रॉफिट की कंडीशनें क्या हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट AR इज़ ग्रेटर देन AC, नॉर्मल प्रॉफिट AR इज़ इक्वल टू AC, लॉसेज AR इज़ लेस देन AC, तो ये भी सेम हो गया। बाकी लॉन्ग रन में सारे फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं, ये भी बात सेम होगी। तो मतलब मोनोपॉलिस्टिक में तो बस ये कहानी है। उसके बाद लास्ट फॉर्म होती है ओलिगोपॉली, जो आप पूछ रहे थे कि ओलिगोपॉली में कितनी फर्म्स होती हैं। तो ओलिगोपॉली में कितनी फर्म्स होती हैं, जनरली 2 से लेके 10 तक। बाकी यहाँ पर कुछ फीचर्स होते हैं जो मैं अभी थोड़ा नीचे बताऊँगा, स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस, ग्रुप बिहेवियर और प्राइस रिजिडिटी। अभी मोनोपॉलिस्टिक पड़ा था, ये ओलिगोपॉली है। इसमें आप कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री को मतलब थोड़ा इमेजिन कर सकते हो, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री को या सीमेंट इंडस्ट्री को, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट होमोजीनियस भी होता है कभी कभी और हीट्रोजीनियस भी होता है। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री आप सोचो, सीमेंट बनाने की कोई कंपनी बताओ, अल्ट्राटेक, ACC, अंबुजा सीमेंट, तो इनका प्रोडक्ट होमोजीनियस है। अब इस सीमेंट को अगर सीमेंट यहाँ रख दूंगा तो आप बता ही नहीं सकते कि कौन सा ACC है, कौन सा अल्ट्राटेक है, सेम बिल्कुल होमोजीनियस है। लेकिन प्रोडक्ट हीट्रोजीनियस भी हो सकता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री। अब कोका कोला पिलाऊंगा आपको और पेप्सी पिलाऊंगा तो आप पी के फ़र्क बता सकते हो या देख के फ़र्क बता सकते हो, है ना, हीट्रोजीनियस है। हाँ, कलर से नहीं बता सकते, लेकिन आप या तो टेस्ट से बता सकते हो या बॉटल के शेप से बता सकते हो। हाँ, बाकी ओलिगोपॉली में भी नई फर्म्स की एंट्री जो होती है वो बहुत मुश्किल होती है, और यहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती
है ना, तो जैसा आप कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री में देखते ही। हाँ, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि ओलिगोपॉली के टाइप्स, ये एमसीक्यू में पूछ रखा है पहले। एक को बोलते हैं प्योर ओलिगोपॉली, एक को बोलते हैं इम्परफेक्ट ओलिगोपॉली, 1 और 2। तो परफेक्ट ओलिगोपॉली का मतलब होता है जहाँ होमोजीनियस प्रोडक्ट हो, जैसे सीमेंट वाला, और इम्परफेक्ट ओलिगोपॉली का मतलब है हीट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स वाला, यानी कोल्ड ड्रिंक वाला। इसी तरह दूसरा नज़रिया होता है ओपन या क्लोज्ड ओलिगोपॉली। ओपन ओलिगोपॉली का मतलब है कि नई फर्म्स एंटर कर सकती हैं, और क्लोज्ड ओलिगोपॉली का मतलब होता है कि नई फर्म्स एंटर नहीं कर सकती हैं। एक और नज़रिया होता है कॉल्यूसिव नॉन कॉल्यूसिव। कॉल्यूसिव का मतलब होता है जहाँ पर ये मिलजुल कर आपस में प्राइस और आउटपुट डिसाइड करते हैं। कोका कोला और पेप्सी मिलजुल कर प्राइस डिसाइड करते हैं, तो ये होती है कॉल्यूसिव। लेकिन जहाँ पर ये मिलजुल कर प्राइस डिसाइड नहीं करते, ये आपस में कॉम्पीट करते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव या नॉन कॉल्यूसिव। इसी तरह होता है एक आंसर पार्शियल ओलिगोपॉली या फुल ओलिगोपॉली। पार्शियल का मतलब होता है जहाँ पर पार्शियलिटी होती है, एक प्लेयर बहुत बड़ा होगा और बाकी 2-3 फर्म्स थोड़े छोटे होंगे, ये होगी पार्शियल ओलिगोपॉली। लेकिन फुल ओलिगोपॉली का मतलब है कि यहाँ पर अगर 2 फर्म्स हैं या 3 फर्म्स हैं तो सब बराबर, कोई भी लीडर नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं फुल ओलिगोपॉली। बाकी होता है एक लास्ट नज़रिया सिंडिकेटेड या ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपॉली। सिंडिकेटेड ओलिगोपॉली का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई एक स्मॉल ग्रुप कंट्रोल करता है, जैसे वो पुष्पा मूवी में आपने अगर देखा सुना होगा, तो उसमें वो बार बार सिंडिकेट वर्ड बोलते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो पूरा जो गैंग चला रहे हैं वो एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो पूरा कंट्रोल करते हैं। तो ऐसी ओलिगोपॉली को सिंडिकेटेड ओलिगोपॉली कहते हैं। दूसरी होती है ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपॉली, सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपॉली, जिसमें सारे फर्म्स मिलजुल कर डिसाइड करते हैं आउटपुट को। ठीक है, तो ये अलग अलग नज़रिए होते हैं ओलिगोपॉली। अब ओलिगोपॉली में एक ही फीचर बस अच्छे से पढ़ना है आपको, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओलिगोपॉली का डिमांड कर्व कैसा होता है? हाँ, ये वर्ड याद रखना है और इसकी एक्सप्लेनेशन। स्वीजी, हाँ, स्वीजी नाम का जो ऑथर था उसने सही थ्योरी दी थी कि ओलिगोपॉली का डिमांड कर्व जो होता है वो किंग्ड होता है। हाँ, स्वीजी, SWEEZY, स्क्वीजी नहीं, स्वीजी, ठीक है, SWEEZY, स्वीजी। तो उसने बोला था कि ओलिगोपॉली का डिमांड कर्व किंग्ड होता है। अब बस उसकी एक्सप्लेनेशन ध्यान से समझ लेना। किंग्ड का मतलब ये होता है कि प्राइस जो है वो चेंज नहीं होता आसानी से यहाँ पर। अब क्यों नहीं चेंज होता, उसका रीज़न दिया स्वीजी भाई ने। उसने कहा मान लो आप इस हाथ वाले निशान के पॉइंट पर खड़े हो अभी, ठीक है, लेट से यहाँ पर, जहाँ पर आपका प्राइस है 10 रुपये, और आप अभी इस पॉइंट पर काम कर रहे हो 10 रुपये के पॉइंट पर। अब अगर आप हल्का सा भी प्राइस बढ़ाते हो, जो आप देखो 11 रुपये वाला प्राइस अगर कर देते हो, तो आपकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा फॉल कर जाएगी। तो यानी कि ऊपर वाले डिमांड कर्व पे आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा फ्लैटर डिमांड कर्व बना हुआ है, यानी कि इलास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप प्राइस कम करते हो, बहुत ज़्यादा प्राइस कम भी कर देते हो, तब भी क्वांटिटी आपकी ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि कॉम्पिटिटर भी कम कर देगा। तो अगर आप नीचे रेड कलर वाला देखोगे, जहाँ पर 40% प्राइस कम भी हो गया लेकिन क्वांटिटी बहुत कम बढ़ रही है, तो जो नीचे वाला एरिया होता है वहाँ पर डिमांड कर्व बहुत क्या होता है, स्टीप होता है। हाँ, तो इसमें मतलब स्वीजी का ये बोल रहा था कि प्राइस अगर 10 रुपये है तो आपको 10 ही रखना पड़ेगा। प्राइस रिजिड होता है यहाँ पे, मतलब आप प्राइस को आसानी से चेंज नहीं कर सकते। 11 भी करोगे तो भी मुसीबत, और 6 कर दोगे तो मतलब ऐसा फ़ायदा नहीं होगा जो आप सोच रहे हो। तो ये थ्योरी थी स्वीजी की, जिस वजह से हम कहते हैं कि ओलिगोपॉली में जो प्राइस होता है ना वो स्टिकी प्राइस होता है। स्टिकी का मतलब क्या होता है, आप एक स्टिकर निकाल के चिपका देते हो तो वो वहीं रहता है, जगह नहीं बदलता। तो ऐसी प्राइस भी स्टिकी प्राइस है कि आपने एक स्टिकर की तरह उसको 10 रुपये फिक्स कर दिया तो वो चेंज नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं प्राइस रिजिडिटी। तो ये चीज़ बस स्वीजी ने दिया था, क्योंकि वहाँ पर डिमांड कर्व काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, और 10 से 11 में चेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ पे ऊपर आप देखो डिमांड कर्व काफ़ी ज़्यादा फ्लैट है। दिख रहा है? नहीं कर तो सकते हो, लेकिन आप थोड़ा सा प्राइस चेंज करोगे अगर फ्लैटर वाले एरिया में, तो आपकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी।
जो बुरी बात है, आपकी सेल काफ़ी कम हो गई, लोग दूसरे प्रोडक्ट पे चले जाएंगे, राइट। तो अगर आपने अपनी पेप्सी का प्राइस 10 से 11 कर दिया तो तुरंत खूब सारे लोग कोका कोला खरीदना शुरू कर देंगे, तो आपकी सेल देखो काफ़ी कम हो गई, आपकी क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई। तो स्वीजी ने कहा कि प्राइस यहाँ पर बढ़ाना बहुत खतरनाक होता है ना। तो इसीलिए यहाँ इस मार्केट में प्राइस जो है वो स्टिकी प्राइस है, या जिसको बोलते हैं प्राइस रिजिड है, प्राइस चेंज नहीं होता आसानी से, ऐसा स्वीजी भाई ने बोला। बाकी स्वीजी ने एक दो बातें और बोली थी कि यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है कि दो फर्म्स आपस में मिलजुल कर प्राइस और आउटपुट को डिसाइड करती हैं, उसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। बाकी इसमें ये 2-3 मॉडल्स थे, मतलब वो नाम से याद होने चाहिए। जैसे एक था कॉर्नेट मॉडल। कॉर्नेट मॉडल में कहानी थी कि हर फर्म अपना आउटपुट खुद डिसाइड करती है, तो कीवर्ड याद रखना है बस कि कॉर्नेट मॉडल में क्या बोला था। दूसरा था स्टैकरबर्ग मॉडल। स्टैकरबर्ग मॉडल में बोला था कि लीडर जो होता है, लीडर वो आउटपुट को डिसाइड करेगा। और बर्ट्रैंड मॉडल में क्या बोला था, बर्ट्रैंड मॉडल में बोला था कि हर फर्म अपना प्राइस खुद डिसाइड करेगी। तो ये अलग अलग ऑथर्स के मॉडल थे जो एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि भाई किस मॉडल में क्या बोला गया था, तो हर मॉडल का डब्बे के अंदर लिखा हुआ है कि क्या बोला गया था। बाकी इसके अलावा प्राइस लीडरशिप 3 तरह की हो सकती है। एक होती है कार्टेल। कार्टेल किसको बोलते हैं बताओ? हाँ, 3 फर्म है तो मिलजुल के प्राइस डिसाइड कर लेते हैं, तो ये तो कार्टेल हो गया, वेरी गुड। दूसरा होता है प्राइस लीडरशिप। प्राइस लीडरशिप में क्या होता है कि जो एक डोमिनेंट फर्म होती है वो प्राइस डिसाइड कर देती है, बाकी जो छोटी छोटी फर्म्स हैं उन्हें बोलते हैं फ्रिंज फर्म्स, वो फॉलो कर लेती हैं। तो ये हो गया लीडरशिप। तीसरा होता है बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप में क्या होता है कि जो सबसे पुरानी फर्म होती है, हाँ दादाजी की तरह जो सबसे एक्सपीरियंस्ड फर्म होती है, वो कहती है कि जो मैं प्राइस बताऊंगी फिर बाकी सब फर्म्स वो मान लेंगे, तो वो होता है बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। बाकी लास्ट में 4 छोटे से MCQ क्वेश्चन होते हैं, वो पढ़ लेते हैं। एक पूछता है कि डुओपॉली क्या है, तो डुओपॉली का मतलब 2 सेलर। मोनोप्सनी क्या है, तो मोनोप्सनी का मतलब सिंगल बायर। तीसरा पूछ लेता है ओलिगोप्सनी क्या है, तो मतलब फ्यू लार्ज बायर्स। सोनी मतलब बायर, पोली मतलब सेलर, है ना। और चौथा सबसे इंटरेस्टिंग है बायलैटरल मोनोपोली, एक बायर एक सेलर। तो ये 4 टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, बस। तो क्लियर हो गया, खत्म बस। तो 3 यूनिट्स है मार्केट में, डन।